एक दिन रॉकी उसके पिताजी और दादाजी के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। रॉकी को अभी अभी नौकरी मिली थी और उसकी पहली सैलरी का इंतजार था। जब उसकी पहली सैलरी आने वाली थी तो उसने सोचा, क्या करूं? वह अपने पिताजी को बताने वाला था, मैं पहली सैलरी के पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, लेकिन उसके पिताजी ने कहा, यह स्टॉक मार्केट बहुत खतरनाक है। फिर उसकी मां ने कहा, हम बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे। उसके दादाजी ने कहा, गोल्ड खरीदो, यह बेहतर है। लेकिन रॉकी को कंफ्यूजी हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम सभी अपने घरों में ऐसी कुछ चीजें देखते हैं जो हमें सिखाती हैं कि सिर्फ पैसा लगाना ही काम नहीं करता। हर चीज में अलग अलग लोगों की अलग अलग सलाह होती है और किसी को सफलता भी मिलती है और किसी को नहीं। इसलिए हमें कई बार यह समझने में कठिनाई होती है कि किसे फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग गरीब या मध्यम वर्ग में पैदा होते हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि आपको पैसे कम होने के कारण कुछ कमजोरियां हो। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत वित्त परिसंबंधी विषय हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता और अमीर परिवारों के लोग आपको यह नहीं बताते कि वे अपनी सफलता की कहानी कैसे बनाते हैं। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड बुक बहुत प्रसिद्ध हो गई है, जो व्यक्तिगत वित्त के क्षेत्र में नंबर 1 किताब मानी जाती है। इसलिए आज हम इसी लेखक की दूसरी किताब वाई द रिच आर गेटिंग रिचर से कुछ महत्वपूर्ण लेसन सीखेंगे। इस बुक में कुछ अच्छे सीखने योग्य पाठ हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की बजाय वित्तीय नाश की तरफ ले जा सकते हैं। इस लेख में मैं आपको उन अच्छे पाठों के साथ ही वे पाठ भी समझाऊंगा जिनमें मेरा विचार अलग है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं उन पाठों का पालन क्यों नहीं करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मुझे बुक सारांश नहीं बनाना है, बल्कि मेरा उद्देश्य आपकी वित्तीय यात्रा में सहायता करना है। इसका आखिरी भाग बहुत रोचक होगा, इसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें धन और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही रोचक पाठ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच और पुअर लोगों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में अब अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। यानी अमीर लोग और भी अमीर हो रहे हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि अमीर लोगों के पास 3 चीजें होती हैं: शिक्षा, अनुभव, अतिरिक्त नकदी। जब कोई बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है तो उसे वित्तीय शिक्षा दी जाती है। यह वह शिक्षा है जो उसके माता पिता रात को डिनर के साथ देते हैं, न कि स्कूल में। धीरे धीरे उसके अमीर माता पिता उसे अनुभव देते हैं कि कैसे पैसों का प्रबंधन करना चाहिए। फिर उनके अमीर माता पिता उन बच्चों को अपनी कमाई से जो पैसा कमाते हैं, वह सब उन्हें मिलता है। इस धन के खेल में उन्हें बहुत अच्छी शुरुआत मिलती है और फिर वे और अमीर होते जाते हैं। वहां से वे और अमीर होते रहते हैं, जबकि दूसरी ओर मध्यम वर्ग और गरीब लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि अमीर लोग ऐसी कौन सी शिक्षा देते हैं? लेखक के मुताबिक यह 3 चीजों की बात होती है। 1. इन्वेस्टमेंट। चलो सबसे पहले बात करते हैं। जिस तरह से अमीर लोग पैसा लगाते हैं वह होता है इन्वेस्टमेंट में। यह इनके बिजनेस या पब्लिक कंपनियों में होता है, जहां हम स्टॉक मार्केट के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, या फिर उनके निजी कंपनियों में होता है। रिच डैड पुअर डैड नामक पुस्तक में लेखक ने सिखाया है कि गरीब लोगों को पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन अमीर लोग पैसे का काम करवाते हैं। तो अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करके अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. टैक्सेस। अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे और सीखेंगे कि धनवान लोग अपने पैसों को कैसे इस प्रकार निवेश करते हैं जिससे कि उन्हें अधिक करों का भुगतान नहीं करना पड़े। अब दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमाई शुरू की होगी, या शायद कितना ज्यादा नहीं कमाते होंगे, लेकिन उन्हें सोचने का समय आ गया है कि कर के बारे में क्या है। लेकिन बाद में जब आपकी कमाई बढ़ेगी तो आपको यह समझने में कठिनाई हो सकती है, और तब आपको समझ में आएगा कि टैक्स के महत्व क्या है। इसलिए यह बेहतर है कि आप अब से ही कर के बारे में सीखें और उसे फाइल करना शुरू करें। 3. लोन। यह लेसन सबसे रोचक है क्योंकि लेखक कहते हैं कि ऋण 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा ऋण और बुरा ऋण।
सोचिए कि आप एक बाजार में जा रहे हैं। वहां आप एक अच्छे जूते देखते हैं जो 6,000 की कीमत में हैं। लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका उपयोग आप इमरजेंसी में कर सकते हैं। आप सोचते हैं, मैं इसे खरीद तो नहीं सकता, लेकिन ठीक है, मैं इसे देख सकता हूँ। आप सिर्फ दुकान में जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय आपके साथ जूते हैं। इस तबादले का कारण यह है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड था। हम इसे बुरा ऋण कहेंगे क्योंकि आपको उस जूते की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपने उसे खरीदा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप वह खर्च नहीं करते। शायद आप बाद में कोटी या कोटी का कुछ और खरीदते। ऐसा होने पर आप एक अभ्यास बना लेते हैं। आप हर महीने अपनी सैलरी से पहले इसे भुगतान करते हैं, जो बहुत बुरी आदत है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं करते तो बैंक आपसे विभिन्न शुल्क और ब्याज मांगेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप सोचेंगे कि आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोग कहेंगे कि यह एक गलत ऋण है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अच्छा ऋण भी होता है। यह एक लोन होता है जो आपको पैसे प्रदान करता है, जिसे लेखक के अनुसार एसेट कहा जाता है। जो कुछ भी आपको पैसा देता है वह एसेट है, और जो आपके पैसे लेता है वह बोझ है। इस लेख में सबसे महत्वपूर्ण सिखाया गया है कि फैंटम इनकम क्या है। फैंटम इनकम। अमीर लोग एक प्रकार के पैसे का इस्तेमाल करते हैं जिसे फैंटम इनकम कहा जाता है। इसमें कोई वास्तविक इनकम नहीं होती है, नहीं कोई पैसिव इनकम। अब इसका मतलब क्या है, यह एक उदाहरण से समझते हैं। मानिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप चाहते हैं कि आप इन पैसों को प्रॉपर्टीज में निवेश करें। आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है। अब आप चाहते हैं कि आप इन पैसों से एक प्रॉपर्टी खरीदें और उसे किराए पर दें। आप पहले ही महीने से किराया प्राप्त करके पूरे पैसे का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर वह आपके स्थान पर होते तो वह ऐसा नहीं करते। वे बैंक से ऋण लेकर प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं। मान लीजिए कि उन्हें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20% यानी 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी होती है। तो वे अपनी 1 करोड़ की बचत से 5 प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अलग अलग डाउन पेमेंट करते हुए। अर्थात वे 5 प्रॉपर्टीज पर ऋण लेते हैं, जिसका मतलब है कि हर प्रॉपर्टी पर उन्हें 80 लाख का ऋण देना होगा। लेकिन अब उनकी पास 5 प्रॉपर्टीज से किराए की इनकम आ रही है, जिससे अंत में उनका पैसा बढ़ जाता है। यह आइडिया देखने में दिलचस्प लगता है, लेकिन इस फैंटम इनकम के कई नुकसान हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। अमीर लोग यह फैंटम इनकम को इस्तेमाल करते हैं जो एक एक्टिव इनकम भी नहीं होती है और एक पैसिव इनकम भी नहीं होती है। यह फैंटम इनकम होती है। अब यह असल में होती क्या है, हम अब एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले तो यह कि आप मार्केट में सही में लोन में प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो और उसकी ईएमआई और रेंट को कंपेयर करोगे तो आपके ईएमआई का पेमेंट है रेंट से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे मुंबई में कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 20 साल के लिए उसका ईएमआई लगभग 80,000 महीने का होता है, और उसे प्रॉपर्टीज से आपको सबसे ज्यादा 30,000 से 40,000 तक मिलेगा, मतलब आधा ईएमआई अपने जेब से देना होगा। तो अगर आप ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी लोन पर लोगे तो आप यह एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। कैसे? क्योंकि लेखक ने यह बुक में उल्टा लिखा है कि रेंटल इनकम ज्यादा मिलती है और ईएमआई कम होती है। लेकिन दोस्तों, हम फिर भी मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी सस्ते दाम में मिल गई और उसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, तो हम दूसरी और मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है रिस्क। इसके लिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। सोचिए कि एक ऐसा गेम है जहाँ 100 प्लेयर एक प्लेन में बैठते हैं और उस प्लान 100 पैराशूट है, लेकिन उसमें से एक पैराशूट खराब है। फिर जब प्लेन जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर होगी तो इन सभी प्लेयर को एक कोई सा भी पैराशूट मिलेगा और फिर इनको अपने पैराशूट लेकर कूदना होगा, और जो 99 प्लेयर बस जाएंगे उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आप कोई ऐसा गेम खेलोगे? दोस्तों, इसका जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक तरह का मरने वाला गेम है। कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं खेलेगा, भले ही वह इनाम कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो लॉस होने का चांस है वह कुछ ज्यादा ही बड़ा है।
हमारे जान चले जाने से बड़ा लॉस हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, तो इसी तरह फाइनेंशियल लाइफ में जो सबसे बड़ा लॉस हो सकता है वह फाइनेंशियल डेथ होती है, यानी बैंक्रप्सी। अब इस बैंक्रप्सी मतलब का मतलब होता है आपको लोन बहुत ज्यादा देना है और आपके पास इतने पैसे नहीं है, या फिर उसने एसेट्स नहीं है। मतलब आपके पास लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। यह हमारे लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होता है जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप लोग सोचिए कि एक आदमी है जिसको हम सन्नी बोलते हैं। वह बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीद लेता है, सब के सब लोन पर इस फैंटम इनकम के स्ट्रैटेजी से, और कुछ सालों बाद देश में कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे कुछ साल पहले लॉकडाउन लगा था। अब दोस्तों, एक चीज हमें समझना चाहिए कि हम अपने लाइफ में कोविड जैसे कितने सारे बुरे घटना देखेंगे, क्योंकि इतिहास हर कुछ सालों में रिसेशन आते हैं जहां कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते उन्हें अपने बेसिक खर्चों को भी पूरा नहीं कर सकते। साथ ही वे अपने किराए का भी पैसा नहीं दे सकते। लेकिन सनी को बैंक की ईएमआई चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बैंक केवल 3 महीने तक रुकता है। अगर सनी की ईएमआई पेमेंट नहीं होती है तो बैंक उसकी संपत्ति को बेचकर पैसा वापस लेता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि प्रॉपर्टी इस समय बेची जा रही है जब कोई अच्छा खरीदार नहीं है, क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है। इसलिए यह प्रॉपर्टी बहुत कम दाम में बिकेगी और बैंक के लिए सुरक्षित राशि होगी। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि सनी को अब पूरे लोन की रकम, साथ ही पेनल्टी, लेट पेमेंट और ब्याज भी चुकाना होगा। यह सच में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसकी आय का स्रोत रुक गया है। इससे उसकी संपत्ति बेच दी जा सकती है और वह दिवालिया हो सकता है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए यह एक फाइनेंशियल गेम है जिसे फैंटम इनकम कहा जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको यह नहीं चाहिए, और अगर आप मूर्ख हैं तो यह आपको नष्ट कर देगा। क्योंकि यह संभव है कि लोन आपको ऊपर ले जाए, लेकिन एक समय आएगा जब आपको नीचे ले जाए। इसका कारण यह है कि हर रणनीति में स्थितियों के शून्य होने की संभावना होती है, और इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग कंपनियों के स्टॉक से बनाते हैं। अगर अच्छे समय में 2 से 4 कंपनियां बंद हो जाती हैं, तो बाकी कंपनियां अपने आप को बचा लेती हैं और लंबे समय तक किसी कंपनी के नुकसान को बचा लेते हैं। इसलिए जब आप कोई कंपनी चुनते हैं तो उसका डेब्ट टू इक्विटी अनुपात कम होना चाहिए, और सबसे बड़ा व्यक्ति सीईओ हमेशा अधिक डेब्ट से बचते हैं ताकि वह मार्केट की मुश्किलों का सामना कर सकें। क्योंकि कितना भी धनी बन जाओ और बड़ा व्यवसाय कर लो, लेकिन यदि आपकी स्ट्रेटेजी में लोन का बहुत बड़ा योगदान है तो आपके लाभ की संभावना कम है। क्योंकि लोन का मानसिक मॉडल यह है कि कोई भी संख्या जो भीड़ जितनी बड़ी हो, जो भीड़ को 0 से गुना किया जाए वह 0 हो जाता है। इस बारे में हम अधिक विस्तार से बात करेंगे और दूसरे मानसिक मॉडल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, गरीब होने के बाद क्या बुरा हो सकता है? यह भी गलत हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करके धनी हो गए, फिर एक गलती से गरीब हो गए, क्योंकि आपको वित्तीय मानसिकता का मूल ढांचा नहीं मालूम था। तो इसीलिए फाइनली मैं इतना ही कहूंगा कि अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते हैं क्योंकि बस वह लोन लेते हैं और लोन पर ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, क्योंकि बस वह लोन लेते हैं और लोन पर ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। जैसे कोई वैल्यू वाला प्रोडक्ट कंपनी की स्टार्ट करते हैं, यह वैल्यूबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं या वैल्यूबल्स कंटेंट ही सही, तो आपका अल्टीमेट गोल यह होना चाहिए कि जो आपके नेटवर्थ है, यानी आपकी वेल्थ और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वह टाइम के साथ रिसेशन प्रूफ और स्ट्रांग बनता रहे, ताकि आप एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हो तो आपको लाइफ टाइम तक पैसों की टेंशन लेनी ही ना पड़े। इस वीडियो में हमने रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक क्यों धनी और धनी हो रहे हैं का सारांश देखा है, जो हमें धनवानी के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह पुस्तक हमें धन के निर्माण और बनाए रखने के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जागरूक करती है। कियोसाकी के अनुसार धनवान और धनी होने का राज निवेश, उत्पादकता और वित्तीय शिक्षा में छिपा है। वह विशेषज्ञता, संवेदनशीलता और सही सोच के साथ निवेश करने की महत्वता को स्पष्ट करते हैं। इस सारांश के माध्यम से हमने धनवानी की वास्तविकता और धनी बनने के लिए आवश्यक चरणों को समझा है। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की इच्छा रखते हैं
तो यह पुस्तक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपको धनी बनने के मार्ग पर गहरी समझ मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।